नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा लाना ज़रूरी हो गया था। रणनीति से संबंधित नहीं है, स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं है, इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, वो आप जाके देख सकते हैं। आज मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे जो 12 फरवरी के बाद हमने टारगेट लेकर चले थे ना, कि किस बुक को कहाँ तक में ख़त्म कर लेना है और किस तरह से भी पढ़ाई करनी है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है ना, हमारा इंटरेक्शन नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग क्लासरूम में मिलें जिससे आपकी समस्याएं रोज़ हम डिस्कस करें, बात करें और कोशिश करूं मैं समाधान देने के लिए। इसे बीच बीच में इस तरह की चीज़ें बतानी पड़ती है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट होते हैं अंडरटेकर कैंडिडेट। अंडरटेकर को जानते होंगे ना, अंडरटेकर को WWE का जो फाइट देखा होगा आपने तो आपको पता होगा। अंडरटेकर कैंडिडेट का मतलब होता है कि जैसे पीटी है 30 सितंबर को, तो बिल्कुल वो निद्रा अवस्था से कब जगते हैं, जुलाई के लास्ट में। जुलाई लास्ट में जगेंगे, पूरा अगस्त भर पढ़ेंगे, सितंबर पढ़ेंगे, 2 महीने पढ़ेंगे और जाएंगे बिल्कुल मुरट्ठा बांध के 30 सितंबर को एग्ज़ाम देने। फिर रिजल्ट आता है, फिर निराश होकर बैठ जाएंगे, फिर अगली बार वैसा ही मुरट्ठा बांध के उठेंगे 2 महीने पहले। तो इस तरह की चीज़ें मत कीजिएगा। उसके पीछे रीज़न है, मैं बता देता हूँ। बीपीएससी के चेयरमैन ने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग है कि 69 बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई अंत में या जून के अंत में आएगा, ऐसा ही कुछ है। मुझे नोटिफिकेशन का डेट नहीं पता है बंधुओं, आएगा। और वर्ष में एक ही बार एग्ज़ाम होगा, वर्ष में एक ही बार एग्ज़ाम होगा। उसमें सीडीपीओ, एओ अभी है शायद, और बीपीएससी, जो बीपीएससी मेजर बड़े एग्ज़ाम लेती थी ना, वो सारा आपका एक बार में क्लियर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, 1 वर्ष पूरा। ऐसा होता था ना कि पहले कि आप चलो बीपीएससी में नहीं हुआ, सीडीपीओ अच्छे से तैयारी करके दे देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ फरवरी से कि जो 69 बीपीएससी का डेट दिया हुआ है आपको 30 सितंबर बहुत सारे जगहों पर, तो उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए कि 30 सितंबर यानी कि आपको पीटी क्वालिफाई करना है, मेंस आपको देना है और इंटरव्यू देना है। नहीं तो फिर आप 2024 के लिए वेट कीजिएगा, फिर बैठकर 2024 के अगस्त सितंबर में जाके फिर से एग्ज़ाम होगा। 9 से 10 महीने का प्रोसेस इन्होंने शुरू किया है कि हम भी 9 से 10 महीने में, जैसे जैसे यूपीएससी यूपीपीसी से रिजल्ट देती है, वैसे ये भी कोशिश करेंगे रिजल्ट देने की। और अगर दे पाए तो ठीक है, नहीं तो वर्ष में एक ही बार ये एग्ज़ाम लेंगे और ज्वाइंट एग्ज़ाम होगा, सबका मिलाकर होगा। इसलिए अगर आप इस गलत फहमी में है कि अभी से कोई बात नहीं, खेल कूद लो, कुछ भी कर लो, अचानक से उठेंगे, तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा, बाद में पछताना पड़ सकता है। अब आते हैं हम लोग जो 12 फरवरी से हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं। टारगेट किस तरह का, गाइडेंस प्लेलिस्ट होगा, 68 69 गाइडेंस प्लेलिस्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन का है, GS1 का प्लेलिस्ट है, GS2 का है, निबंध का, इन सब का प्लेलिस्ट है। तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था, 2-3 बार मैंने बताया है कि हमें टारगेट लेकर क्या चलना था कि जुलाई मिड तक या जून के मिड तक, जून 30 जून तक, या जुलाई से थोड़ा बहुत आगे ले सकते हैं, जुलाई में 2-4 दिन 10 दिन ले लिया, वहाँ तक आपको NCERT 2 बार कंप्लीट करना था, नोट सहित बना के। ये मैंने उस समय तक टारगेट दिया था। तो अगर आज की मैं बात करूं, आज अप्रैल महीने का 19 तारीख है, मैं गलत नहीं तो 18 अगस्त है, सॉरी 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल तक आपका कम से कम एक बार तो NCERT कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग NCERT कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब का कंप्लीट हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ है तो थोड़ा सा जोर लगाइए, पढ़ने के घंटे को बढ़ाइए, क्योंकि आपको जल्दी से कंप्लीट करके, और आंसर राइटिंग तो आप लोग कर ही रहे होंगे, कंप्लीट करके आपको फिर से शुरू करना है। दूसरी बार जब उसको कंप्लीट करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। पहली बार में अगर 2 महीने आपको लगता है तो दूसरी बार में आपको यकीन मानिए 1 महीना भी समय नहीं लगेगा पढ़ने में, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 20 से 25 दिन, 30 दिन में, अगर आप तबीयत से पढ़ते हैं तो। उसके बाद हम लोगों ने क्या टारगेट किया था, इसके साथ साथ तो मेंस की आंसर राइटिंग आप कर ही रहे होंगे। आंसर राइटिंग के लिए मैंने हमेशा बताया है कि अगर आप 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें 2 से 3 घंटे अगर 69 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे देना है आंसर राइटिंग को। बहुत ज़्यादा हो गया, अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं 2 घंटे आंसर राइटिंग एनफ होता है, बहुत ही ज़्यादा हो गया। समझ रहे ना मेरी बातों को जो मैं कह रहा हूँ। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अगर आपके पास
कंटेंट नहीं होगा तो आप लिखेंगे क्या? समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए जो टारगेट दिया था उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। अभी तक कम से कम एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए था NCERT, और नोट्स बनाना था किसका किसका, हिस्ट्री का और साइंस का, इन्हीं दोनों का बनाना था। बहुत पहले मैंने बताया था ये चीज़। ओके, और अगर कर लिया है आपने तो दूसरी बार शुरू कर लिया, बहुत ही अच्छी चीज़ है। नहीं किया है अभी तक, कुछ लोगों ने पढ़ाई भी नहीं शुरू किया होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए दयनीय स्थिति हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 मंथ पीछे हो गए हैं। क्योंकि कब हुआ था एग्ज़ाम? 12 फरवरी को हुआ था ना, 12 मार्च, ये 12 अप्रैल से भी ज़्यादा हो चुका है। 2 महीना 1 हफ्ता से ज़्यादा एग्ज़ाम का हो चुका है। समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो अभी तक के टारगेट के अनुसार NCERT आपने पढ़ लिया होगा। निबंध की बात हम लोग कर लेते हैं और फिर PT फैक्ट्स पर आ जाएंगे। जैसे मैंने बार बार समझाया, एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ इसलिए क्योंकि हर बार कुछ नए स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे जो आप अभी पढ़ते हैं उसमें आपका PT और मेंस दोनों तैयार होता है। PT के लिए इतना दिन नहीं पढ़ा जाता है, मुख्य फोकस अभी मेंस पर करना है। मेंस की जब आप तैयारी करेंगे तो 80% के करीब में आपका PT का तैयारी हो जाता है, करंट अफेयर को छोड़कर। कुछ लोग MCQ अभी से लगा रहे हैं, ऐसी गलती मत कीजिए, बहुत ज़्यादा MCQ हो जाएगा। हाँ, करंट के कुछ 2-4 MCQ रोज़ कहीं देख लिया, लगा लिया, अटेंडम बैठे हुए कर लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन GS में मुख्य रूप से पढ़ने पर फोकस कीजिएगा। हर सब्जेक्ट को जैसे टारगेट बना लिया छोटा सा, कि टारगेट आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, 7 दिन का भी बना सकते हैं, 2 दिन का बना सकते हैं, 4 दिन का, 1 घंटे का भी बना सकते हैं कि 1 घंटे में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद ही उठूँगा। 7 दिन में मुझे 7 दिन में हिस्ट्री का एंशिएंट जो है वो कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। 7 दिन में मुझे मिडेवल कंप्लीट करना है। पढ़ना तो आपको सारा ही है, भले ही आपके मेंस के सिलेबस में एंशिएंट और मिडेवल नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है ही, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे आपके PT एग्ज़ाम में। जैसे टारगेट बना लिया कि इस 7 दिन में मैं बिहार का हिस्ट्री, बिहार स्पेशल का हिस्ट्री और बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी, इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट करूँगा मैं, क्योंकि बिहार स्पेशल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार स्पेशल में PT में जो पूछे जाते हैं वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ही सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। बीच बीच में इस तरह की चीज़ें बताना पड़ता है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है। और स्टूडेंट्स को पता है, आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, BPSC रिलेटेड जो गाइडेंस वीडियो लोग पता है क्यों देखते हैं? क्योंकि हकीकत में उनको गाइड चाहिए होता है गुरु। उनको वाकई नहीं अंदाज़ा होता है किस लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, कोचिंग में क्या पढ़ाई हो रही है। क्योंकि कोचिंग जो लोग करते हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़े ना पड़े, लेकिन उनको ज़रूर पड़ता है जो सेल्फ स्टडी करते हैं। उनको किताबों के नाम नहीं पता होते, उनको पढ़ने का तरीका नहीं पता होता, उनको टारगेट नहीं पता होता है, इसलिए थोड़ा सा ही बताना पड़ता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। PT की अगर हम लोग बात करें तो PT के लिए आपको मैंने हमेशा बताया है कि 3 चीज़ों पर हमेशा फोकस रखिए कि जितना ज़्यादा हो सके। एक हिस्ट्री का सेक्शन, एक साइंस का सेक्शन और एक करंट अफेयर का सेक्शन। इससे 80 से ज़्यादा सवाल इन्हीं तीनों सेक्शन को मिलाकर बनते हैं। 30 के करीब में क्वेश्चन साइंस से रहते हैं और 30 के करीब में क्वेश्चन हिस्ट्री से रहते हैं और करंट अफेयर के 30 के करीब में क्वेश्चन रहते हैं। तो 80 ± 10 कर सकते हैं, इतना क्वेश्चन तो इसी से बनता है। उतना सही करके आ गए आप तो बहुत सारा भाग आपका कंप्लीट हो जाता है, लगभग में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। इस 3 पर कमांड करके आपके PT को पास कर सकते हैं आप, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पढ़ते समय भी जो अभी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें साइंस को थोड़ा सा अधिक वरीयता देकर पढ़िएगा, किसके लिए? PT के लिए मुख्य रूप से हमें पढ़ना है, क्योंकि PT बहुत बड़ा बाधक बन रहा है साइंस। अच्छे से फैक्ट को तैयार कीजिएगा। MCQ हम लोग करेंगे, जो आपका 2 बार हो जाएगा तो मई के बाद से हम लोग MCQ शुरू कर लेंगे अच्छे से। ओके, NCERT MCQ। तो टारगेट पता ही चल गया होगा आपको कि 30 जून तक में आपको पूरा NCERT 2 बार कंप्लीट कर लेना है किसी भी तरीके से। आंसर राइटिंग सीख लेना है इस दौरान। मैं सिखा रहा हूँ, रेगुलर गाइड कर रहा हूँ। आज भी जैसे वीडियो अपलोड हुआ है GS2 का, कल भी IR का वीडियो अपलोड हुआ था, और निबंध का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता है। उसको देखना आपका काम है, आंसर लिखना आपका काम है। मैं चेक ही कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, है ना। उसके बाद से अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो मैंने हमेशा बताया था कि अगर सोर्स देखेंगे तो NCERT रेफरेंस बुक, और बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार स्पेशल के लिए कोई सा भी एक बुक पढ़ सकते हैं, कोई सा भी एक,
केबीसी नैनो ले लीजिए, दृष्टि ले लीजिए, दोनों बुक अच्छी है। किसी को एक को उठाकर पढ़ सकते हैं। केबीसी नैनो में थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता है, उसको संभाल कर पढ़ना पड़ता है आपको। प्रैक्टिस अभी नहीं करना है, वो तो टेस्ट सीरीज़ और एनसीईआरटी एमसीक्यू से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। घटना चक्र को भी यूज कर सकते हैं। साइंस के लिए लूसेंट का प्रैक्टिस ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें अच्छे सवाल रहते हैं, और एनसीईआरटी का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी से अगर आप उसको भी साथ साथ साइंस के लिए करते हैं तो कोई इसमें खराबी नहीं है, क्योंकि साइंस से 30 सवाल आएंगे, जिसमें से 30 में से 27 आपको टारगेट करना है कि कम से कम 27 तो मुझे सही करना ही है साइंस में से, और हिस्ट्री के 30 में से 27 सही करना है, और करंट अफेयर के 30 में से 30 सही करना है, या मुश्किल हो जाए तो 20 तो कम से कम सही करेंगे ही करेंगे। तो ये देखो कितने सारे क्वेश्चन आपने वैसे ही सही कर दिए। बाकी सब्जेक्ट को मिला के कम से कम 20 भी सही कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 90 जगह है इस बार, कट ऑफ 91 गया है, इतना तो हमें ले ही आएंगे। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो इसी हिसाब से तरीके से पढ़ना चाहिए, जिससे ये हो कि हमें दिक्कत ना हो, चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। इकोनॉमिक्स वगैरह तो ये अभी आप पढ़ रहे होंगे, जो एनसीईआरटी इसमें 9th से 12th पढ़ना है। 12th का इकोनॉमिक्स में केवल मैक्रो का भाग पढ़ना है, समष्टि का भाग पढ़ना है, माइक्रो नहीं पढ़ना है। ओके, बिहार स्पेशल के लिए भी मैंने बता दिया, और किस तरह से पढ़ना है टारगेट करके वो भी मैंने बता दिया है कि कम से कम एक बार तो अभी तक कंप्लीट हो ही जाना चाहिए था एनसीईआरटी सारे। नहीं हुआ है तो थोड़ा सा पढ़ने की रफ्तार को बढ़ा लीजिए, करना ही पड़ेगा आपको अगर पास करना है जेन्युइनली। तो अगर वाकई तैयारी करना है तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई चारा नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्या एनसीईआरटी से ही सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं गुरु, रेफरेंस बुक के ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट करेंगे, उसका एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको रेफरेंस बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा एनसीईआरटी एक बार पढ़ने के बाद। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर कंप्लीट हो गया है आपका 2 बार, तब तो आप रेफरेंस बुक पढ़िए, मज़े से पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, आंसर राइटिंग कीजिए ध्यानपूर्वक, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके। क्लियर हो गया होगा? अब आते हैं कितने आंसर राइटिंग पर डे करना चाहिए। देखो 2, 3, हमें आंसर राइटिंग मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए करनी है? अपनी शैली को सुधारना है, और जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे मूल अधिकार पढ़ा तो उसका आंसर राइटिंग कर लिया, उसका रिवीजन भी हो गया अपना। इसीलिए हमें आंसर राइटिंग करना है, और किसी चीज़ के लिए भी आंसर राइटिंग नहीं करना है। मूल उद्देश्य क्या है कि हमें सीखना है आंसर राइटिंग। अभी निबंध लिखना सीखना है, अभी निबंध लिखना सीखना है अभी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हफ्ते में आप 3 निबंध लिखें कम से कम, और आंसर राइटिंग के लिए पर डे 1 से 2 सवाल को लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए, उतना ही काफ़ी होता है। अभी मेन फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए? कितना ज़्यादा किताबों को पढ़ रहे हैं, टारगेट करके पढ़िए। एक हफ्ता में मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करना है, अगले हफ्ता मुझे पॉलिटी कंप्लीट करना है। एक हफ्ता में हिस्ट्री कर लिया, पॉलिटी कर लिया, साइंस को 2 हफ्ता दे दिया। इस हिसाब से टारगेट करके, छोटे छोटे टारगेट करके पढ़िएगा। बुक वगैरह मैं बता चुका हूँ, जो भी जिनको भी चाहिए गाइडेंस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर बुक वगैरह आपको मिल जाएगा अच्छे से जानकारी, और सारी चीज़ों का जानकारी मिल जाएगा, सिलेबस वगैरह हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी वहाँ पर। ओके, तो ये छोटा सा ही वीडियो था, लाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि टारगेट एक बना दीजिए, कैसे पढ़ना है। टारगेट ऑलरेडी बना हुआ है, फॉलो आपको करना है। ओके, मिलते हैं जल्दी अगले पढ़ाई वाले वीडियो में, और आके आज के GS2 का वीडियो ज़रूर देखिएगा। इकोनॉमिक्स के सवाल को लिखना सीख जाएंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।